हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। और क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट में बहुत सारे वीडियोस लेके आए हैं और जो लेटेस्ट वीडियो था उसमें हमने आपको एक्स रे और अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, करेक्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक अगर आप ओपन करोगे तो पेज नंबर 31 पे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल जो आपको दिया हुआ है, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो आपको दिया हुआ है उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोड लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। बहुत सारे लिंक्स वहाँ पे ओपन होकर आएंगे। पैरेलल में मैथमेटिक्स भी हम चला रहे हैं, तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो उसको भी कर सकते हो। और एक चीज़ और, शायद चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो फॉलो कर लीजिए, पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ में ये चैप्टर भी आप कर लीजिए स्टार्टिंग से, अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, ठीक है ना। मतलब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, 11th में आ गया अरे केमिस्ट्री ने क्या विकराल रूप धारण कर लिया है, अगर ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है, परेशान करिए केमिस्ट्री, तो बिल्कुल आप फॉलो करिए, मज़ा आएगा यहाँ से पढ़ के, ठीक है ना। अच्छा, पिन कमेंट में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करके लिंक भी ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो देखिए हेडिंग क्या लगी हुई है, नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। देखिए यहाँ न्यूक्लियर शब्द का यूज किया है। रदरफोर्ड्स का मॉडल ऑफ एटम नहीं बोलता है एनसीईआरटी, बोलता है रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मॉडल है इसने न्यूक्लियस के बारे में बताया कि हाँ भाई, एटम के सेंटर में एक बहुत ही डेंस पार्ट होता है, बहुत ही डेंसली पैक्ड पार्ट होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला था। इसलिए रदरफोर्ड के जो मॉडल का नाम है यहाँ पर रदरफोर्ड न्यूक्लियस शब्द से आया है, न्यूक्लियर, करेक्ट। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इसका नाम पड़ा। अब ये डिस्कशन हम टोटल 4 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की, उसके बाद कंक्लूजन की, उसके बाद उन्होंने क्या मॉडल प्रपोज किया ये, और नंबर 4 जो लास्ट में होगा वो आपका होगा इसके ड्रॉबैक्स, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने थॉमसन मॉडल तो पढ़ा होगा, ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं। जिन्हें नहीं पता है मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, थॉमसन ने अपने मॉडल में ये बताया था कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का होता है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली पूरे स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें ऐसे एम्बेडेड रहते हैं जगह जगह, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रॉन और जो पॉजिटिव चार्जेस इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसकी वजह से एटम स्टेबल होता है। ये सब बातें थॉमसन करके गए थे। और एक बात इंपॉर्टेंट ये थी थॉमसन मॉडल की कि उन्होंने बताया था एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। यानी कि मास पूरा इसमें भरा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ मैटर पूरे एटम में भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, थॉमसन बोल के गए थे ये मास पूरा ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात आगे गए थे, ठीक है। अच्छा, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हमने आपको बताया था कि हीलियम का जो एटम होता है अगर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, ये देखिए हीलियम के एटम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो जो कुछ भी बचेगा यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बचेगा हीलियम का, उसी को हम क्या बोलेंगे? अल्फा पार्टिकल। तो He2+ ही क्या कहलाता है? आपका अल्फा पार्टिकल, करेक्ट। तो अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम का चार्ज न्यूक्लियस है जिसपे 2+ होता है और इसका जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है, यानी कि 4 यूनिफाइड मास इसका मास होता है, जो कि केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काफी हैवी मास होता है। ओके, चलो ये बात हो गई। अब सुनिए, रदरफोर्ड का ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ठीक है ना, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होता है कि सर रदरफोर्ड में इन्होंने गोल्ड फॉइल यूज़ किया था, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल बच्चों यूज़ किया था, लगभग 100 नैनोमीटर का, ठीक है, लगभग 100 नैनोमीटर का। तो पहला सवाल बच्चे ये करते हैं, सर गोल्ड फॉइल क्यों यूज़ किया था? कोई और मेटल का फॉइल ले लेते, ठीक है ना। तो गोल्ड फॉइल इसलिए यूज़ किया था बिकॉज गोल्ड इज हाईली मैलिएबल मेटल। मैलिएबिलिटी आप समझते हो क्या होता है? गोल्ड बहुत ही मैलिएबल है। मैलिएबल मेटल क्या होते हैं बताइए? Malleability, what do you mean by malleability? Malleability is the property of the metals by virtue of which it can be या they can be converted into thin sheets, ठीक है। ये देखिए कोई मेटल का ऐसा हमने पीस ले लिया, ठीक है, ये मेटल का हमने पीस ले लिया, ये देखिए ये मेटल का पीस ऐसे रखा हुआ है, इसमें हम हैमरिंग करेंगे, इसको हैमर से ऐसे ऐसे अगर आप मारोगे, इसको इस पर फोर्स लगाओगे तो ये जो मेटल है आपका ये पतली सी शीट में चेंज हो जाएगा, बहुत पतली पतली शीट में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो गोल्ड की जो मैलेबिलिटी होती है बेस्ट होती है, आप कह सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहें तो गोल्ड का बहुत ही पतला सा शीट बना सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए कितनी थिन शीट बनाई उन्होंने, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100 नैनोमीटर। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा अगर देखो मोटी शीट ले लोगे, ठीक है, तो शायद आप अल्फा पार्टिकल इस पर फेंको और वो उसमें अवेलेबल एटम्स की ठीक से स्टडी नहीं कर पाए। देखिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा आप इस तरीके से समझिए, बात समझिए। हमने इतना पतला इसको कर लिया कि इसका जो पूरा लेयर है, बात समझो, वो सिंगल लेयर बन गया। आप शायद इमेजिन ना कर पा रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए बहुत सारी बॉल्स ले लीजिए, बहुत सारी बॉल ले लीजिए, चलिए बहुत सारी बॉल ले लीजिए, ले ली, चलो तो बहुत सारी बॉल्स ले लीजिए और
उन बॉल्स को फेविक्विक से चिपका दीजिए। कैसे चिपकाएंगे सर? देखो एक काम करो, पहले ये देखिए इस बॉल में ये वाली बॉल फेविक्विक ले आओ, इस बॉल में ये वाली बॉल, 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 इस बॉल में ऐसे चिपका दो, करेक्ट। फिर इसके नीचे भी ऐसे ऐसे बॉल्स चिपका दीजिए, यानी कि बॉल की एक लाइन लगाई, उसके नीचे बॉल की एक और लाइन लगाई, फिर बॉल की एक और लाइन लगाइए, ठीक है ना, ये देखिए सही है। तो फिर बॉल की एक और लाइन लगाइए, ठीक है। अब आपके पास ये एक प्लेन बन के आ जाएगा जिसमें बहुत सारी बॉल्स होंगी। ये प्लेन ऐसे करके मुझे दिखाओ, ठीक है, मुझे दिखाओगे ऐसे करके, अपने दोस्त को दिखाओ ऐसे करके, ठीक है। आप बोलोगे देख इसमें तो ये जो गोल गोल बॉल तुझे दिखाई पड़ रही ये एटम्स हैं, यानी कि एक हमारे पास शीट आ गई है जिसमें एक ही लेयर है। बात समझो, बात समझो। अगर ऐसा एक और लेयर हम बॉल्स का बना लें और दोनों लेयर को ऐसा हम मिलाएं, एक ये बॉल की लेयर है, एक ये, दोनों को ऐसे करके मिलाएं, तो ये डबल लेयर बन गई। हमें डबल लेयर नहीं चाहिए, हमें बॉल की सिंगल लेयर चाहिए, करेक्ट। तो गोल्ड फॉइल, इतना थिन गोल्ड फॉइल था वो कि उसकी हैमरिंग कर करके इतना थिन उसको बना लिया गया था कि आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ये जो फॉइल है इसमें सिंगल लेयर है ओनली। बात समझ लो, यानी कि यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, करेक्ट। तो सिंगल लेयर ये बन गया जिससे कि एटम की स्टडी करना बहुत ही यहाँ पर इजी हो जाएगा कि हाँ भाई एटम के अंदर गेम क्या चल रहा है, करेक्ट। अगर बहुत सारी लेयर्स ले लोगे ना बहुत डेंस हो जाएगा वो, फिर स्टडी अच्छे से एटम की हो नहीं पाएगी, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें, इसलिए बहुत पतला गोल्ड फॉइल यहाँ पर यूज़ किया गया था, करेक्ट। ऑब्वियसली गोल्ड का ही बहुत पतला सा फॉइल अवेलेबल होगा क्योंकि गोल्ड की मेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, सर लेड प्लेट क्यों यूज़ करते हैं? तो देखिए लेड प्लेट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, लेड की प्लेट यहाँ पर इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, मतलब यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा होगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा होगा जो कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल होगा, या कोई भी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर होगा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम निकल रही है ऐसे, ठीक है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल की बीम होती है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस के पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं, तो एक लेड का प्लेट लगाया जाता है। कारण है ये लेड का प्लेट क्या करता है, ये लेड का प्लेट कॉन्सेंट्रेट कर देता है अल्फा पार्टिकल्स की बीम को। बात समझो, अल्फा पार्टिकल की बीम ऐसे जा रही है, अब वो ऐसा इधर उधर स्प्रेड ना हो जाए, इधर उधर फैल ना जाए, वो कॉन्सेंट्रेटेड रहे, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए, इसके लिए लेड प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेड प्लेट इज हेल्पफुल टू कॉन्सेंट्रेट द अल्फा पार्टिकल बीम। याद रखिएगा, अगर ये अल्फा पार्टिकल ऐसे स्प्रेड हो गए और किसी की बॉडी को पेनिट्रेट कर गए, हालांकि अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो कम होती है, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी की बॉडी में अगर ये पेनिट्रेट करके चले गए, जो लैब में काम कर रहा होगा, ठीक है ना, तो उसका डीएनए वहाँ डिस्ट्रॉय हो सकता है, और डीएनए में अगर वेरिएशंस आ गए तो ऑब्वियसली कोई ऐसा नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये काफ़ी हानिकारक है आपके डीएनए के लिए, इसलिए आपको इसको कॉन्सेंट्रेट करके एक दिशा में रखना ताकि ऐसा ये फैल ना जाए, ऐसा स्प्रेड ना हो जाए, और लेड प्लेट यही काम करती है, ठीक है। कुछ तरीके के लेड प्लेट इस पर फोर्स लगा के इसको एक डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट कराने में हेल्प करती है। तो ये जवाब आपको मिल गया। अब एक्सपेरिमेंट देखिए, एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहे थे, करेक्ट, और यहाँ पर क्या किया इन्होंने, ये बीच में एक गोल्ड फॉइल रखा, ठीक है। बीच में का मतलब है यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल रखा, ये इस तरीके से पतला सा, और इस गोल्ड फॉइल के चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी। किसकी स्क्रीन लगा दी? फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, हाँ। और इस फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या लगा हुआ था? जिंक सल्फाइड का मटेरियल लगा हुआ था, ठीक है। यहाँ सब जिंक सल्फाइड का मटेरियल लगा। जिंक सल्फाइड आपको पता है फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं आपको पढ़ाया, जिन मटेरियल पे अगर कोई पार्टिकल या कोई वेव आके गिरती है तो वो पार्टिकल्स ग्लो करने वो मटेरियल ग्लो करने लगता है, ठीक है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे कहीं ना कहीं किसका यूज किया होगा? जिंक सल्फाइड का यूज किया होगा, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसे करके आ रहे हैं, ठीक। जाकर यहाँ पर देखिए हुआ क्या, उन्होंने क्या देखा, बहुत अजीब सा मतलब रिजल्ट, सोच के कुछ चल रहे थे, हो कुछ गया। देखो पहले मैं ये आपको बता देता हूँ वो सोच के क्या चल रहे थे। थॉमसन बाबू साहब अपना मॉडल बता चुके थे, ठीक। तो थॉमसन के अकॉर्डिंगली होना क्या चाहिए था, आप दिमाग लगाइए। थॉमसन के अकॉर्डिंगली जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, अल्फा पार्टिकल कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, करेक्ट। तो अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, और मास भी अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर थॉमसन का मॉडल सही है, तो सोचिए ये अल्फा पार्टिकल ऐसे आने चाहिए थे और ये ना गोल्ड फॉइल को पार ही नहीं कर पाते। सोचो ना, खुद दिमाग लगाओ यार, अगर पूरा उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे भरा हुआ है सभी एटम्स में यूनिफॉर्मली, तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, आपको पता है प्लस प्लस को रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इधर से अल्फा पार्टिकल आता तो ऐसे स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। बात समझो ना यार, ये फॉइल रखी हुई है गोल्ड फॉइल, और अगर एटम थॉमसन जैसा होता, अगर एटॉमिक मॉडल थॉमसन जैसा होता, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते और पूरा मास इसमें पूरा भरा होता है एटम में, तो ये आता है ऐसे, देखो इस पर क्या है, प्लस है,
और भाई इसमें तो पूरा प्लस 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 है, क्योंकि यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये थॉमसन ने बोला था। तो यहाँ से ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब सुनो, जैसे यहाँ पहुँचेगा प्लस प्लस को क्या करता है रिपेल, तो इसको स्मॉल एंगल पे ऐसे, ये देखिए अपनी डायरेक्शन ऐसे बदल देनी चाहिए थी, डिफ्लेक्ट हो जानी थी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल को अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन देखी उन्होंने वो आश्चर्यचकित करने वाली थी, उल्टा ही देखा। पहले क्या सोचा जा रहा था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो गोल्ड फॉइल है उसमें जो गोल्ड के एटम है भाई वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज होंगे अकॉर्डिंग टू थॉमसन, तो वो प्लस अल्फा पार्टिकल को, भाई अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज होता है यार, वो प्लस अल्फा पार्टिकल को क्या करेंगे, ऐसा रिपेल कर देंगे, और रिपेल करेंगे तो सारे के सारे लगभग जो अल्फा पार्टिकल होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए। हाँ, कुछ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट करके पीछे मिल सकते हैं, जगह जगह जहाँ जगह उसको मिलेगी वहाँ से, खाली जगह जहाँ से मिलेगी वहाँ से अल्फा पार्टिकल ऐसा निकल के पीछे चला जाएगा। तो पीछे स्क्रीन पे कुछ जगह ही ग्लो मिलना चाहिए था, यानी कि पीछे स्क्रीन पे कुछ जगह ही अल्फा पार्टिकल को पहुँचना चाहिए था, बाकी सबको डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था। उल्टा हो गया। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ है, यानी कि कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में ये देखिए जरा, ये देखिए, ये एक सिस्टमैटिक मॉलिक्यूलर लेवल पे या हम बोल सकते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक डायग्राम दिखाया गया है। ये देखिए, ये सब गोल्ड के एटम को दिखाया गया है, करेक्ट। अब आप ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये सब अल्फा बीम है, ये जो स्ट्रेट लाइन से जा रहे हैं ये सब क्या है, अल्फा पार्टिकल्स हैं या अल्फा बीम है, अल्फा पार्टिकल की बीम है। ये देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे निकल जा रहे हैं, करेक्ट, सीधे निकल जा रहे हैं। केवल कहीं कहीं आप देखोगे कि अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन हुआ है, जैसे कि ये देखिए यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया, ये वाले एटम के आसपास पहुंचा तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, करेक्ट। लेकिन यहाँ से देखिए कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो सीधे निकल जा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से कोई अल्फा पार्टिकल जा रहा है तो वो सीधे निकल जा रहा है। फिर यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफ्लेक्शन हो गया अल्फा पार्टिकल का। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन एक ही डायग्राम में ये एक ही दिखाया गया कि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। बात समझो, यहाँ पे डिफ्लेक्शन तो स्मॉल एंगल से हुआ, ठीक, और यहाँ पे भी डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल से हुआ, लेकिन यहाँ डिफ्लेक्शन लगभग 180 डिग्री से हो गया। लगभग 180 डिग्री से का मतलब क्या होता है, बात समझो, ये ऐसा जा रहा है सीधे और टकरा के बाउंस बैक कर जाए पीछे, टकरा के ऐसा बाउंस बैक कर जाए, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन हुआ है, करेक्ट। तो ये देखिए उल्टा गेम आ रहा है, यहाँ तो भैया बहुत सारे पार्टिकल सब सीधे निकल जा रहे हैं और डिफ्लेक्शन तो बहुत कम का हुआ। इसका मतलब थॉमसन का मॉडल गलत है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिवली चार्ज पूरे में नहीं फैला हुआ है, ना 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 ना, पॉजिटिवली चार्ज जो है, मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है भैया वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है, करेक्ट, एक जगह वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहीं सेंटर में, एटम के सेंटर में, और उसी को बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला था। यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना भी मास होता है एटम का वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। अभी तो आप ये समझो जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है। खुद दिमाग लगाइए, देखिए बात समझिए। आपको पता है प्लस प्लस को क्या करता है, रिपेल करता है। तो सुनो, यहाँ पर देखिए सारा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक आ नहीं पाएगा, बाहर तक, ठीक है। तो ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ये यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, करेक्ट। केवल वही वाले अल्फा पार्टिकल जो कि गलती से कहाँ पहुँच जाते थे, न्यूक्लियस के आसपास पहुँच जाते थे, वो हल्का सा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस के एकदम सिधाई में आते थे वो टकरा के 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट होते थे। लेकिन ध्यान रहे, ऐसी संभावना बहुत कम है कि कोई अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आए, क्योंकि ऐसा बहुत कम डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। और ऐसी संभावना क्यों कम है कि पार्टिकल 180 से बाउंस बैक करें, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो ऐसा उन्होंने ऑब्जर्वेशन में देखा ही नहीं। और सुनो, ऐसा क्यों पॉसिबल है कि 180 डिग्री से जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, क्योंकि पता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है ये एटम में बहुत ही कम वॉल्यूम को रखता है। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए क्रिकेट बॉल ले लीजिए, बात समझिए, क्रिकेट बॉल को ले जाके ग्राउंड में रख दो, क्रिकेट ग्राउंड में, और उस क्रिकेट ग्राउंड का जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर का। सोचो 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 कितना बड़ा ग्राउंड होगा और बॉल उसके सामने कितनी छोटी होगी। तो बॉल हो गया न्यूक्लियस, और पूरा जो 5 किलोमीटर रेडियस का जो क्रिकेट ग्राउंड हो गया वो हो गया आपका क्या, एटम। तो यानी कि जो एटम का वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम में बहुत, न्यूक्लियस के वॉल्यूम में जो एटम का वॉल्यूम होता है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, करेक्ट। और बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे निकल जाते हैं। इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है। चेक करिए, इस अल्फा पार्टिकल को यहाँ रोकने वाला कोई है ही नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पता है बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन तो होगा एटम में, हाँ इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, उसका मास बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो और अल्फा पार्टिकल बहुत भारी होता है, चेक करिए, ये अल्फा पार्टिकल बहुत भारी होता है, 4 यूनिफाइड मास इसका मास होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, सही है ना।
लगभग इलेक्ट्रॉन का मास 0 माना गया है। तो सोचो जरा, तभी तो हम बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। सुन लीजिए, यानी कि जो टोटल मास है एटम का वो यहाँ बाहर नहीं है, यहाँ नहीं है मास कहाँ है टोटल, यहाँ पर है। सोचो ना भाई, कोई हल्का ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये कोई हल्का ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये कोई हल्का ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसका बेचारे का कुछ मास ही नहीं है। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल आएगा और ठक से इसको मारेगा, मतलब साइड करता हुआ निकल जाएगा, आप ये कह सकते हो। करेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन का होना ना होना कोई यहाँ पे प्रभाव नहीं डालता है। तो उन्होंने यही सब कंक्लूजन निकाले, बोला कि भाई एटम देखो ज़्यादातर खाली है। करेक्ट, और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि भाई एटम में यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आज आप पढ़े लिखे हो, 9th क्लास में आप सब पढ़ के आए हो, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अल्फा पार्टिकल को जो है उसको इलेक्ट्रॉन्स रोक लेंगे, मतलब टक्कर हो जाएगी दोनों में, अगर ऐसा सोच रहे हो आप, टक्कर होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, अल्फा पे पॉजिटिव, उसको अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं। अल्फा पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से छोड़े जाते हैं और अल्फा पार्टिकल बहुत भारी होते हैं, इलेक्ट्रॉन की उसके सामने चल नहीं पाती, वो उसके किनारे करते हुए चलता बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता है लगभग, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या कि एटम के यहाँ देखिए न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मास अवेलेबल नहीं है, मतलब जो सारा का सारा मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके न्यूक्लियस में। करेक्ट, तो ये बातें कुछ यहाँ से निकल के आई थी। ठीक है, ये वाले ऊपर एक्सपेरिमेंट में भी आप देख सकते हो क्या, यहाँ से देखिए जब अल्फा पार्टिकल आए तो ये गोल्ड फॉइल, जो थिन गोल्ड फॉइल थी, इसमें से देखिए मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल ये देखिए इसको पेनिट्रेट करके बाहर चले गए, ये देखिए ये इसको पेनिट्रेट करके बाहर चले गए। ठीक है ना, और पीछे लगे हुए स्क्रीन पे जो जिंक सल्फाइड रखा था वो ग्लो करने लगा, बहुत जगह वो ग्लो करने लगा। करेक्ट, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा उन्होंने, और हाँ कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल क्या हुआ, 180 डिग्री पे बाउंस बैक हुआ। इससे ये पता चलता है, थोड़ा सा अनुमान लगता है कि जो पार्टिकल न्यूक्लियस की सिधाई में गया होगा वही बाउंस बैक हुआ होगा, यानी कि न्यूक्लियस और बाउंस बैक जो पार्टिकल्स हो रहे हैं 180 डिग्री पे, ठीक है, जो एग्जैक्टली 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, 20,000 में से एक पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि यार बाउंस बैक की संभावना बहुत कम है, और बाउंस बैक तभी होता होगा, सोचा गया, जब ये अल्फा पार्टिकल जो कि खुद ही एक पॉजिटिव है, वो किसी पॉजिटिव से जाके सीधा टकराता होगा ऐसे, तब जब सामने सामने टक्कर होती है प्लस और प्लस की, तो इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो 180 डिग्री पे डिफ्लेक्शन बहुत कम हुआ था, इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसका वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है। करेक्ट, बाकी सब जगह तो खाली है। तो ये कुछ बातें थी आपकी, ठीक है ना, ये मैंने आपको समझा दिया। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें आपको याद करनी है, क्या क्या लिखना है एग्जाम में अगर आता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम टोटल 4 सेक्शंस में बात करेंगे। नंबर 1 हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की। जब ये प्रैक्टिकल किया गया क्या कि जो गोल्ड फॉइल है इस पर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी गई, ठीक है ना, तो पहला ऑब्जर्वेशन जो देखा गया वो ये, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यस, ये जो गोल्ड फॉइल है इसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन थॉमसन के अकॉर्डिंगली अगर हम माने तो इसी एक्सपेरिमेंट में अगर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल ट्रू होता तो हमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता। लेकिन यहाँ क्यों बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज सब जगह भरा हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल भी तो पॉजिटिव है ना, तो सब जगह सारे अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो गोल्ड फॉइल को पार करके उस पार पीछे चले गए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो थॉमसन का मॉडल था कि भाई मास और पॉजिटिवली चार्ज ओवरऑल यूनिफॉर्मली इस स्फीयर में, स्फेरिकल एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बात गलत है। करेक्ट, नाउ मतलब एटम में मोस्ट ऑफ द जो जगह है वो क्या है, खाली होगी। करेक्ट, नाउ अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। देखिए बहुत ही कम स्मॉल फ्रैक्शन था अल्फा पार्टिकल्स का, बहुत कम मात्रा में अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। ये देखिए जरा, थॉमसन की माने तो बहुत सारे पार्टिकल डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, बट यहाँ पे तो कुछ ही पार्टिकल। डिफ्लेक्शन कब होगा बताओ, जब अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसको कोई पॉजिटिव रिपेल करेगा। करेक्ट, तो ये बात समझो ना, देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ले लेते हैं यार समझने के लिए, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक, अब देखो जो है बड़ा छोटा बेचारा ये, तो इस न्यूक्लियस पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा इसका इफेक्ट आसपास बहुत कम होगा, मतलब इसके जब कोई पास आएगा ना पॉजिटिव पार्टिकल तभी वो उसको डिफ्लेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये बेचारे का वॉल्यूम न्यूक्लियस का देखो कितना कम है, सोचो जरा, अभी हमने आपको बताया ये रहा बड़ा सा एटम और ये रहा पिद्दी सा न्यूक्लियस। ठीक है, तो सोचो कोई आएगा यहाँ से, ये पिद्दी सा न्यूक्लियस है, कोई आएगा यहाँ से अल्फा पार्टिकल, ये यहाँ से देखिए निकल जा रहा है, ये यहाँ से निकल जा रहा है, ये जब बहुत पास इसके कोई अल्फा पार्टिकल आएगा तभी प्लस और प्लस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो, मतलब प्लस और प्लस में रिपल्शन होगा और ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा। करेक्ट, थॉमसन की माने तो पूरा पॉजिटिवली चार्ज भरा हुआ था एटम में, तब तो सारे डिफ्लेक्ट हो जाने चाहिए थे, बट ऐसा तो नहीं हुआ। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से देखिए निकल गया अल्फा पार्टिकल, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ बहुत पास जो पहुँचता होगा वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट होता होगा। ठीक है, और जो एकदम एग्जैक्टली सामने आता है वो 180 डिग्री से बाउंस बैक पीछे हो गया
जाओगे, ये गया ठक्क से ऐसा लड़ के वापस आ गया। तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होता था। तो 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल, सोचिए कितनी कम प्रोबेबिलिटी है, 1/20,000। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/20,000। 180 डिग्री डिफ्लेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/20,000, वेरी लेस, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। इससे ये पता चलता है कि भैया ये जो पॉजिटिवली चार्ज वाला पोर्शन है, यानी कि जो न्यूक्लियस है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, ठीक है। और जब गलती से कभी कोई अल्फा पार्टिकल वहां पहुंच जाता है उस वॉल्यूम के आसपास, ठीक है, या उस वॉल्यूम की सिधाई में जहां पे न्यूक्लियस है, तब वो 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट करता है। यही देखिए हमने आपको बताई यहां पर बात। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड, अप्रॉक्स 1 in 20,000 बाउंस बैक, दैट इज वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। करेक्ट। कंक्लूजन, अब देखिए कंक्लूजन क्या है इसका। देयर आर टोटल 3 कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन देखिए, आपको पता है जैसा कि हमने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। एटम से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड होके ही ऐसा इसको चीरते हुए पीछे चले गए और जिंक सल्फाइड की जो आपका फ्लोरोसेंट मटेरियल था वो ग्लो करने लगा। इससे ये पता चलता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या है? खाली है, एम्प्टी है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट देखिए जरा, the positive charge has to be concentrated in a very small volume that repelled and deflected the positive charge alpha particle, ठीक है ना। ओके, थॉमसन बोल के गया था कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे में भरा हुआ है, पूरे एटम में भरा हुआ है यूनिफॉर्मली, ना ऐसा नहीं होता था। इस यहाँ पे जो आपने ऑब्जर्वेशंस अभी देखी कि भाई कुछ ही अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट होते थे, इससे आप ये कह सकते हो कि जो पॉजिटिव चार्ज वाला पोर्शन है भैया वो पूरे में नहीं फैला हुआ है। अगर पूरे में हर जगह एटम में फैला होता तब तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पूरे में भरा होता तो ये यहाँ से अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव आ रहा है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं सारे लगभग, लेकिन उल्टा हो गया, बहुत सारे तो निकल गए और कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है या जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं एटम के, ये पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि एक स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि स्मॉल वॉल्यूम में है, एक स्मॉल सेंटर होता होगा कहीं ना कहीं, जिसको बाद में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस बोला, वहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। करेक्ट, यही चीज लिखिए, द पॉजिटिव चार्ज हैज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, जो कि पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट कर देते थे, रिपेल कर देते थे, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम। यस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एटम के कंपैरिजन में जो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस होगा, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम बहुत कम होता है। आपको अगर इमेजिन करना हो तो हमने आपको बता दिया है, क्या सोचिए एक क्रिकेट बॉल ले लीजिए, उसको आप प्लेग्राउंड में रखिए, क्रिकेट प्लेग्राउंड में, और उस प्लेग्राउंड का रेडियस 5 किलोमीटर का एक ग्राउंड होना चाहिए। मुझे पता है क्रिकेट ग्राउंड 5 किलोमीटर रेडियस का नहीं होता, लेकिन सोचो एक बॉल हमने इतने बड़े प्लेग्राउंड में रख दी है जिसका रेडियस 5 किलोमीटर है। सोचो, ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो किसको? न्यूक्लियस और एटम को, ठीक है ना। तो जो क्रिकेट बॉल है वो न्यूक्लियस जैसा बिहेव कर रही होगी और ग्राउंड पूरा एटम है। तो सोचो एटम में कितना स्पेस खाली होता है और न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना कम होता है। आइए बताते हैं फाइनली कि इन्होंने क्या मॉडल, कौन सा एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, उसमें क्या बातें इन्होंने फाइनली करी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जब प्रोटॉन की खोज करी जा चुकी थी तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया। तो क्या मॉडल प्रपोज किया था इन्होंने? आपने ये सारी घटनाएं अभी देखी, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, ठीक है। तो कुछ बातें इन्होंने अपने मॉडल में बताई, आप इसको देखिए जरा। ये इनका प्रपोज मॉडल था, इसके 3 मेन जो है पॉइंट्स थे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन्होंने बोला द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। This very small portion of the atom was called nucleus, ठीक है ना। सुनो, थॉमसन की तरह नहीं, थॉमसन ने बोला था भाई क्या, पॉजिटिव चार्ज पूरे, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड ने प्रपोज किया अपने मॉडल में, कहा नहीं ऐसा नहीं है, जो एटम का जो मास है और एटम का जो पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ही एक स्मॉल पोर्शन में, एक स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है, और इस स्मॉल पोर्शन को क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। करेक्ट, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। थॉमसन ने क्या बोला था, किस तरीके से डिफरेंस करोगे दोनों में? थॉमसन ने क्या बोला था? मास और पॉजिटिव चार्ज, दो चीज़ों की बात करोगे, किसकी? मास प्लस जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इन दोनों की बात करोगे। तो थॉमसन के मॉडल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे मास और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, बट रदरफोर्ड के मॉडल में ये सेंटर पे या एक स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड थे और इस स्मॉल वॉल्यूम को क्या बोला गया? न्यूक्लियस। करेक्ट, ओके। और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑब्वियसली आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। करेक्ट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक। बच्चे बोलते हैं कि आप कैसे कह रहे हो या रदरफोर्ड कैसे कह रहे हैं
कि जो टोटल मास है वो यहीं पे स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड है। कैसे पता चला? तो इस तरीके से पता चला क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका मास लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो बाहर यहाँ पर जिसको कि अभी रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया भी कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो उन इलेक्ट्रॉन के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, लगभग उनका मास 0 के आसपास होता है, ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कुछ मास ही नहीं होता है, जो हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया, तो सारा मास तो यही होगा ना, सही है। नाउ तो ये देखिए जरा पॉइंट नंबर 2, इन्होंने बोला द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। ओके, तो नेक्स्ट जो पॉइंट बोला इन्होंने, कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ्स में चक्कर लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ्स बोलते हैं, ठीक है, या इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट बोलते हैं। नाउ ये जो सिस्टम बताया रदरफोर्ड ने, अपना जो भी मॉडल प्रपोज किया, ये रिसेंबल करता है पूरा ये मेल जोल खाता है किससे, सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में क्या होता है, सोचिए, सोलर सिस्टम में भी तो यही होता है, यहाँ सेंटर में सन होता है, करेक्ट, और इसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में डिफरेंट प्लैनेट्स, ठीक है, ये प्लैनेट्स ऐसा रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो टोटली रिसेंबल करता है किससे, सोलर सिस्टम से, करेक्ट। सोलर सिस्टम में जिस तरीके से सन सेंटर पे होता है, उसी तरीके से इनके मॉडल में न्यूक्लियस सेंटर पे और चारों तरफ जिस तरीके से सोलर सिस्टम में ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, उसी तरीके से जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, इसमें चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। यानी कि सन बिहेव करता है कैसा, न्यूक्लियस जैसा। अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में सोच सकते हैं तो आप इनके मॉडल के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो सन बिहेव करता है कैसा, न्यूक्लियस जैसा, और ये चारों तरफ ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये कैसा बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन जैसा, ठीक है ना। तो यही सारे पॉइंट हमने लिखे हैं, सन बिहेव्स लाइक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग लाइक प्लैनेट्स। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि जब इनसे पूछा गया कि भाई थोड़ा सा स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में बताइए, तो इन्होंने भी वही बात कर दी जो थॉमसन ने करी थी, याद है ना। थॉमसन ने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेल बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात करी थी। इन्होंने भी यही बोला, इन्होंने बोला क्या कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में आपको पता ना, प्लस जो है वो माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, प्लस जो है माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जहाँ प्रोटॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जिस पे कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज होगा न्यूक्लियस पर, यहाँ नेगेटिवली, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। याद रखिएगा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, क्या बोला था इन्होंने, जो अपने मॉडल में बोला था वही आपको बताना है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यही जो बात इन्होंने बता दी ना, ये इनके मॉडल की सबसे बड़ी कमी हो गई। ओके, आइए देखते हैं हम ड्रॉबैक्स क्या हैं इनके। नाउ स्टूडेंट्स, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक देखिए आपने क्लास 9 में एक फॉर्मूला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो क्लास 9 में आपने क्या पढ़ा था, अगर आपके पास दो मासेस हैं m1 m2, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो इनके बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को आप Fg से दिखाते थे। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब ये दोनों मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, माइंडेड अट्रैक्ट करेंगे, करेक्ट। तो कुछ इस तरीके की कहानी वहाँ पर होती थी। ध्यान से चेक करिए, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जो दो मासेस हैं m1 m2, उनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज गिवन बाय G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था दोनों मासेस के बीच, जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता था ना, ये इसको अट्रैक्ट करता था, याद है आपको, और ये इसको अट्रैक्ट करता था। तो इस फोर्स की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूले से दी जाती थी। यानी कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। ठीक इसी तरीके से बात समझो जरा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला है, ये सब कहानी लगा वगा के और क्लासिकल मैकेनिक्स लगा के, मेरी बात सुनो, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फॉर्मूला लगा के और क्लासिकल मैकेनिक्स लगा के। अब देखो, पहले आप समझ लो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, हम आपको बता देते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स देखो, न्यूटन ने जितने भी आपके लॉस दिए थे, न्यूटन ने जो भी थ्योरीज दी थी, जो भी लॉस दिए थे, मोशन के लॉस दिए थे, जो भी कुछ आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है और जो आप क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है, जो न्यूटोनियन फिजिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है, वो आती है आपकी किसके अंतर्गत, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत। और याद रखिएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स आप वहीं पे लगा सकते हैं जहां मैक्रोस्कोपिक लेवल का बात करा जाएगा, यानी कि जहां बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होंगे, याद रखिएगा, मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि न्यूटन के जो लॉ हैं आप कहां पर लगाएंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लगाएंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हुआ ये कि जो सोलर सिस्टम वाला फंडा था अपना, ठीक है ना, तो सोलर सिस्टम में ये बोला गया कि भाई सन यहाँ पे होगा सेंटर पे, इसका मास m1 है, और जो डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, मान लो कोई
हमने दूसरा एक प्लैनेट ले लिया M2 जिसका मास है वो एक ऑर्बिट में ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से बहुत सारे मास के जो प्लैनेट्स हैं यहाँ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, करेक्ट। तो जो सोलर सिस्टम था, जब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर इसका फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेशन करी गई, इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स लगाया गया, तो ये सब कहानी निकल के आई कि हाँ भैया सन कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे, और प्लैनेट्स कहाँ रिवॉल्व करने चाहिए, ऑर्बिट में। डिफरेंट ऑर्बिट होते होंगे डिफरेंट रेडियस के, करेक्ट। हाँ, ये सब बात सही हो गई, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स भी इस थ्योरी के साथ मैच हुए। यानी कि मोटी मोटी बात ये है, जब हमने क्लासिकल मैकेनिक्स लगाया, कब, जब सन जिसका मास m1 है और किसी प्लैनेट जिसका मास m2, वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ एक बैलेंसिंग की पोजीशन होगी, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, वो सब फिजिक्स में आप पढ़ोगे। मोटी मोटी बात ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स लगाकर जब सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन किया जा रहा था, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो पता है क्या देखा गया, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लास 11 में हम आपको एक नई चीज़ बताने जा रहे हैं, कूलम्बिक फोर्स। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे कि मास m1 m2 को अट्रैक्ट करता है, ठीक इसी तरीके से चार्ज q1 q2 को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन शर्त ये है कि चार्ज q1 पॉजिटिव होना चाहिए, चार्ज q2 नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से दो मासेस अट्रैक्ट करते हैं उसी तरीके से दो चार्जेस भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट। तो याद रखिएगा Q1 यहाँ पॉजिटिव है, Q2 यहाँ नेगेटिव है, करेक्ट। नाउ जिस तरीके से दो मासेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे होते हैं और एक दूसरे पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसी तरीके से दो चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इनके बीच जो फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स ना बोलकर कूलम्बिक फोर्स बोला गया। यानी कि जब पार्टिकल्स, जब मास के बीच में चार्ज लगेगा, मासेस के कारण जब जब मासेस के कारण फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलोगे, लेकिन जब चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगेगा उसको कूलम्बिक फोर्स बोलोगे। ठीक इसी तरीके का फॉर्मूला यहां पे निकल के आता था। ये जो कूलम्बिक फोर्स था, FC लिख देता हूं, कूलम्बिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट इज इक्वल्स टू व्हाट, K Q1 Q2 अपॉन r²। आप चेक कर लीजिए, जैसा फॉर्मूला यहाँ है वैसा ही फॉर्मूला यहाँ है, ठीक है। यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G, यहाँ पर K एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ मास m1 m2 का प्रोडक्ट लिया गया है, यहाँ चार्ज Q1 Q2 का प्रोडक्ट लिया गया है, ठीक है। ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब बोला रदरफोर्ड के मॉडल में भी यही बोला गया, क्या उन्होंने बोला कि भाई हम लाओ इसको सोलर सिस्टम से कंपेयर करते हैं, सही है। अब इसको सोलर सिस्टम से अगर तुम कंपेयर क्यों कर रहे हैं कंपेयर, क्योंकि सोलर सिस्टम में भी तो यही होता था यार, ये मास m1 m2 को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सन का मास ये प्लैनेट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी तो अट्रैक्शन हो रहा है, क्या Q1 पे पॉजिटिव है, यानी कि सेंटर पे क्या होगा आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस, तो इसका मतलब ये है कि Q2 जो होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो डिफरेंट ऑर्बिट में ऐसा रिवॉल्व कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, बताइए। कहाँ से उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, सोलर सिस्टम से इंस्पिरेशन मिला। यहाँ पे कैलकुलेशन पहले की जा चुकी थी, यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स लगा के ये पता किया जा चुका था कि सेंटर पे कौन होता है, सन, और जो प्लैनेट्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स लगा के यहाँ पे इस फॉर्मूले से सब कुछ बैलेंस करके सब कहानी बता दी गई। तो बोले अरे इस जैसा फॉर्मूला तो यहाँ पे दिख रहा है कूलम्बिक फोर्स का, इसका मतलब इस मॉडल में कूलम्बिक फोर्स वाला फॉर्मूला लगा के इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे, कि भाई ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि देखो m1 m2 को अट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ चार्ज Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है, सही है ना। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव है इन दोनों में से जो एक चार्ज होगा वो सेंटर पे होगा, दूसरा इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होगा। और आपको पता है सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था। तो बोल दिया गया सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ ऐसा चक्कर लगाता रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ही लग सकती है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं लग सकती। बेटा ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, चेक करो, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा था यार, प्रोटॉन, ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें आंखों से नहीं दिखेगा आपको। और ये जो आप सोलर सिस्टम में क्लासिकल मैकेनिक्स लगा रहे थे, ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप बात कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े सेलेशियल बॉडीज हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स लगा रहे हो तो गलत है, यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स लगेगी, वो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, यही तो पढ़ना है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो देखो ये कैसे फेल हो रहा है, बात समझो बात समझो बात समझो। देखो होता क्या है कि जब कोई बॉडी, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में चलेगी, मान लो यहाँ सन है और यहाँ कोई प्लैनेट है, करेक्ट। जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में ऐसा घूम रही होगी, सर्कुलर मोशन कर रही होगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, करेक्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स में जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे ऐसा घूम रही होगी तो
उसकी वेलोसिटी हर पल चेंज होती है। कैसे सर? सुनो, अगर तुम्हें वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी यार पता होगा ना, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। तो सुनो, जैसे बॉडी यहाँ है और एक क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही, तो यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट क्या होता है? जो इस सर्कुलर पाथ को एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो प्लैनेट की डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो ये डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। यानी कि किसी सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी चल रही होगी तो हर पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को जस्ट टच करके आता है। तो वो टेंजेंट क्या बताता है? वो टेंजेंट उस बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। यानी कि अलग अलग पॉइंट पे ये जो प्लैनेट है, इसका जो मोशन का डायरेक्शन है या इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलग अलग है। करेक्ट? यानी कि अगर हम आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलोगे सर कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है? अरे भैया स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है। मतलब अगर ये बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर से ऐसे चल रही है तो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेटा इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। चेक करो, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है। यानी कि आप बोल सकते हो क्या, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसकी वेलोसिटी चेंज, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो हम बोलते हैं वेक्टर चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही है। करेक्ट? और वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो मोशन कैसा होगा? एक्सलेटेड मोशन होगा कि नहीं होगा? बताइए मोशन कैसा होगा? एक्सलेटेड मोशन नहीं पढ़े हो क्या? एक्सलेशन का डेफिनेशन क्या होता है क्लास 9 में? हाँ, एक्सलेशन इज व्हाट, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, एक्सलेशन इज व्हाट, v माइनस यू बाई टी। पढ़े थे कि नहीं? यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हाँ, जब भी कहीं चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा तो आपको वहाँ एक्सलेशन देखने को मिलेगा। करेक्ट? तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है तो यहाँ एक एक्सलेशन होता है इस पार्टिकल पे। ये जो पार्टिकल है या बॉडी है, इस पे एक तरीके का एक्सलेशन काम करता है, उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। वो सब फिजिक्स में पढ़ोगे। अब सुनो, यहां पर देखो भैया, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। अगर आप इसमें बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप इसमें ये क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की भी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डायरेक्शन ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डायरेक्शन ये, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, जो कि आप टेंजेंट से दिखाते हो। अगर आप ये मान लो कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, सही है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड हो गया, पॉइंट नोट करिएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? एक्सलेटेड हो गया। इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? एक्सलेटेड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया? एक्सलेटेड हो गया। पर सुनो मेरी बात ध्यान से, इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड हो गया, उसमें एक्सलेशन आ गया। सुनो, यहाँ पर मास था ओनली, चार्ज की बात नहीं। भाई प्लैनेट चार्ज थोड़ी ना होते हैं। बोलेगा सर प्लैनेट पे चार्ज तो होता होगा। अरे भाई जितने पॉजिटिव होते होंगे उतने नेगेटिव होते होंगे, नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेट चार्ज कितना होता है? -1 यूनिट, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज इस पे होता है। यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है यार, एक चार्ज पार्टिकल है। और चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट कर गया, सुन लो, मास अगर एक्सलेट कर गया, उसका फंडा अलग है, छोड़ो। लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट कर गया तो मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताया था, ध्यान से सुनिए, मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बताया था कि भैया अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट हो जाए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सलेट हो जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है। यस सर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करनी चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब कल हमने आपको बताया था, ये स्पेशल टाइप की एनर्जी बाहर निकालेगा, जो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आगे प्रोपोगेट होगी। अब सुनो, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सलेटेड हो गया, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग चार्ज पार्टिकल अगर एक्सलेट हो गया, यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन आपका चार्ज पार्टिकल भी है, बेचारा एक्सलेट भी हो गया, यानी कि चार्ज पार्टिकल एक्सलेट हो गया, यानी कि क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा, एनर्जी बाहर निकालेगा। ओहो, अगर ये एनर्जी बाहर निकालेगा तो भैया इसकी एनर्जी कम होने लगेगी। अरे एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यार, अगर ये अपनी ही एनर्जी रेडिएट कर रहा है, जो भी इसके पास होगी कहीं से नेचर से इसको मिली होगी, अगर ये एक्सलेट होकर उस एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में रेडिएट कर देगा भैया, तो इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब ये क्या होगा? धीरे धीरे स्पाइरल पाथ लेगा। स्पाइरल समझते हो ना? इस तरीके से कि घूम घूम के स्पाइरल पाथ लेगा। और कैलकुलेशन ये दिखाती हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर दे तो ये स्पाइरल पाथ लेके लगभग 10⁻⁸ सेकंड में, जो कि बहुत कम टाइम होता है, ओनली 10⁻⁸ सेकंड में ये न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा, ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो एटम का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। बट मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, ये देखो मेरी स्किन है, मेरा हाथ है, सब एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी कि एटम स्टेबल है। 10⁻⁸ सेकंड बहुत कम टाइम होता है। इतने कम टाइम में इलेक्ट्रॉन को अंदर गिर जाना चाहिए था स्पाइरल पाथ करके, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कर देता, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक, इसका मतलब ये जो रदरफोर्ड सोच रहे थे ये गलत था। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या गलत था?
जो क्वांटम मैकेनिक्स लगाकर सोलर सिस्टम के बारे में बताएगा कि भैया डिफरेंट ऑर्बिट में प्लैनेट घूमते होंगे, वही फॉर्मूला लगाकर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगाकर दो चीजें करी थी। क्या रदरफोर्ड के मॉडल में दो चीजें करी थी, एक तो क्या किया था आपका, एक क्लासिकल मैकेनिक्स लगाई थी और प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगाई थी मैक्सवेल की। अगर इन दोनों को लगा के हम बात करें, सही है, इन दोनों को हम लगाकर बात करें किसको, क्लासिकल मैकेनिक्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को, तो क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को लगाकर आप बात करो तो क्लासिकल मैकेनिक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिट में घूमना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि घूम रहा है, यानी कि सोलर सिस्टम जैसा फंडा चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लिया। ठीक है, लेकिन जब घूम रहा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को भी तो देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ना, तो चार्ज पार्टिकल जब ऑर्बिट में घूमता है तो वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट कर देगा, तो बेचारा स्पाइरल होकर अंदर 10⁻⁸ सेकंड में गिर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ही यहाँ न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा, एटम ही आपका खत्म, सब कुछ खत्म, एनर्जी बहुत सारी बाहर निकलेगी उस टाइम। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, एनर्जी आपका एटम स्टेबल है, सदियों से एटम स्टेबल है, सबको पता है, सही है। तो इसका मतलब है कि ये सब फंडा गलत चल रहा था, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी लगा के और क्लासिकल मैकेनिक्स लगा के आप इसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इनकी कमी थी, पहली कमी। अब आप मेरे से सवाल करोगे, व्हाई नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉन एज स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस। ओके, फिर रदरफोर्ड को ये सोचना चाहिए था, अगर ये सब फेल हो गया, रदरफोर्ड को ये सोचना चाहिए था कि ये रहा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से ही तो सारा लफड़ा हो रहा है ना। चेक करो, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तभी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तभी तो एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है, और एक्सीलरेशन पैदा होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, तो भैया मान लेते वो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है। तो इस तरीके से उनको मानना चाहिए था कि सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं एटम के चारों तरफ, ये स्टेबल है, ये ऐसा स्टेशनरी है। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं मान सकते, क्यों, सोचो जरा। अगर बेटा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन आपने स्टेशनरी मान लिए तो सोचो जरा, यहां पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ये लगेगा इस तरीके से, और इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी, ध्यान से चेक करिए, सारे इलेक्ट्रॉन खींच के यहां पे आ जाएंगे, ये ऐसे कुछ, ठीक है, यहाँ पे। अब यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण सारा मास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है। अब ये पूरा एटम आपको दिख रहा है, यहाँ न्यूक्लियस है, सारे इलेक्ट्रॉन खिंच के ऐसा सेंटर की तरफ आ गए। दिस इज द मिनिएचर मॉडल ऑफ थॉमसन मॉडल। यस, ये थॉमसन मॉडल का एक छोटा सा स्वरूप है। थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था कि भैया पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पर क्या फंडा लग जाता अगर आप ये कहानी नहीं समझाते, क्या कि मतलब अगर आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं लगाते, मतलब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा है, ये बात ही खत्म कर देते, आप बोलते इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन अगर स्टेशनरी होता है ऐसा न्यूक्लियस के चाहता तो न्यूक्लियस इसको खींच लेता और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा हो जाते, फिर थॉमसन का मिनिएचर मॉडल तैयार हो जाता। और उसमें क्या बोला जाता, उसमें ये बोला था नहीं 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 नहीं, ये जो नेगेटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन क्या बोलता था, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रदरफोर्ड को क्या बोलना पड़ता कि नेगेटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मिनिएचर मॉडल एक छोटा सा मॉडल हो जाता थॉमसन का ही, घुमा फिरा के उल्टी सीधी बात हो जाती भाई। तो ये भी काम नहीं किया आपका। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है, व्हाई नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉन्स एज स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमने इसका आंसर लिखा है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन dense nucleus and the electron would pull the electron towards the nucleus to form miniature version of Thomson model of atom। ये भी नहीं सही था। अच्छा, एक और कमी थी इनके मॉडल की, वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी थी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बिल्कुल भी एग्जैक्टली बता ही नहीं पाए। ये देखिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमने इनका यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या, नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं। अरे वही जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं करते, तुमने बोर का मॉडल वगैरह पढ़ा था 9th में, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, तो ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में ये नहीं बता पाए। इनमें 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो ये नहीं बता पाए। आप देख ही रहे हो ना क्या प्रॉब्लम चल रही है, नहीं बता पाए। कहाँ बता पाए भाई उसका कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसके बारे में वो कोई भी कहानी नहीं बता पाए। ये इनकी बहुत बड़ी कमी थी। दूसरा, ये नहीं बता पाए व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं कर पाए। भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी तो आप बताइए ना। अगर एटम स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी आपको बताना, हाँ भाई कितनी एनर्जी है उसमें, किस एनर्जी के कारण वो रिवॉल्व कर रहा है। तो 2 कमियां थी इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में नहीं बताया, और दूसरा इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के बारे में नहीं बताया। तो आई थिंक अब आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आइए मैं इसको थोड़ा सा समराइज करता हूँ, ठीक है ना। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये कुछ पॉइंट देखिए हमने यहाँ लिखे हुए हैं। नंबर 1 पॉइंट हमने लिखा है, इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सलेशन। यस, हमने आपको बताया कि अगर हम इस पे क्लासिकल मैकेनिक्स लगा दें,
ठीक है ना। जिस तरीके से ये प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, और एक एक्सलेशन इन प्लैनेट्स में होता है, ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पे भी क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग लगा दें, यानी कि इसी का सिमिलर फॉर्मूला कोलम्बिक वाला यहाँ पे लगा के अगर हम काम करें, क्योंकि m1 m2 के बीच में अट्रैक्शन होता है, q1 q2 के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बार बार अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन को हम लोग सर्कुलर पाथ में टेंजेंट से दिखाते हैं। बार बार टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो एक्सलेशन यहाँ पर पैदा हो रहा होगा, यानी कि पार्टिकल एक्सलेट हो जाएगा। तो वही हमने बोला इलेक्ट्रॉन इज अंडर एक्सलेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सलेटेड शुड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आप मैक्सवेल की नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है ना। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत काम किया है, उन्होंने रिजल्ट्स निकाल के प्रूव भी करके दिखाए हैं, और उन्होंने प्रूव भी किया था कि अगर चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सलेट कर गया तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट विल एमिट रेडिएशन, द ऑर्बिट विल दस कंटिन्यू टू श्रिंक, ठीक है। कैलकुलेशन शोज इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻10 सेकंड टू स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, बट दिस डज नॉट हैपन। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड हो गया है तो वो जो ऑर्बिट में ऐसा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करने चाहिए, और इस तरीके से धीरे धीरे अगर वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करेगा, यानी कि उसकी एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही, तो वो स्पाइरल पाथ लेके कहाँ गिर जाएगा, जाके न्यूक्लियस में, ठीक है। और केवल 10⁻8 सेकंड में ऐसा हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी, सब कुछ एनर्जी में चेंज हो जाएगा, एटम ही नहीं रहेगा, मैटर ही नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ें हैं करेक्ट। उसके बाद बस यही है, आपको हमने 2 कमियाँ इनकी बता दी, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं बच्चों रदरफोर्ड की कमियाँ थी, ये कहीं ना कहीं फेल हुए। आपको भी पता चले कि चैप्टर में कहानी क्या चल रही। फाइनली आप क्वांटम मॉडल पे जाओगे और वहाँ पे आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड होगे कि हाँ भाई क्या गेम एटम में चल रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, करेक्ट। तो जो नेक्स्ट वीडियो है आई थिंक दैट विल बी रिलेटेड टू आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स एंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।